आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं मिल ही गए सनम भाग 11। यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा, सब कहाँ गए हैं? अनामिका जी मन ही मन सोच रही थी और इधर उधर देखते हुए चलती जा रही थी। तभी हड़बड़ाहट में वहां आती हुई श्रद्धा से वो टकरा गई। वो गिरती उससे पहले ही श्रद्धा ने उन्हें थाम लिया। आई एम सो सॉरी। बोलते हुए श्रद्धा ने उन्हें सही से खड़ा किया और उन्हें देखा तो उसके पलके तक झपकना भूल गई। अनामिका जी भी उसे अपने सामने देखकर सब कुछ भूल गई। श्रद्धा बोलते हुए उन्होंने श्रद्धा के चेहरे पर हाथ फेरा, फिर उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। उनकी आंखें लगातार बह रही थी पर होंठों पर मुस्कान थी और बिल्कुल वही हाल श्रद्धा का भी था। बिना एक पल भी गवाए श्रद्धा उनके गले लग गई और खुलकर रोने लगी। अनामिका जी की भी कलेजे को आज जाकर ठंडक मिली थी। आंखें बंद किए वो भी अपने ममतामय एहसास में खो गई। युवराज ने कमरे की बालकनी से श्रद्धा को आते हुए देख लिया था। दूर खड़ा होकर वो उनके इस मिलन का साक्षी बन रहा था। आंसू तो उसकी आंखों में भी थे पर खुशी के। माँ, श्रद्धा ने एकदम से कहा तो अनामिका जी को होश आया और वो झटके से आंखें खोलते हुए श्रद्धा से अलग हो गई। सॉरी, आपको देखकर अपनी बेटी याद आ गई थी, इसीलिए थोड़ी भावुक हो गई थी, माफ़ कीजिएगा। तीखे स्वर में बोलते हुए अनामिका जी ने उससे अपनी नज़रें फेर ली। उनकी बात से श्रद्धा के दिल में एक कांटा सा चुभा। माँ, आप ये तुम्हारी माँ नहीं हूँ मैं श्रद्धा। अनामिका जी की आंखें और युवरा आवाज़ में गुस्सा था। मेरी माँ हूँ आप, श्रद्धा ने भी तेज़ आवाज़ में सटीक होकर कहा। नहीं हूँ तुम्हारी माँ मैं श्रद्धा। हाँ, बनना ज़रूर चाहा पर बन नहीं पाई। रोते हुए अनामिका जी वहीं बने सोफे पर बैठ गई। प्लीज़ ऐसा मत बोलो माँ। श्रद्धा भी उनके पास ही बैठ गई और उनके कंधे पर हाथ रख दिया। अगर मुझे कभी अपनी माँ माना होता तो इस तरह छोड़कर नहीं जाती। जो कुछ भी हुआ था तुम दोस्तों के बीच हुआ था, मेरा उसमें क्या दोष था श्रद्धा? कुछ भी नहीं। क्या मैं तेरी लाइफ में कुछ भी नहीं थी? तूने एक बार भी बात नहीं की, न जाने से पहले और ना ही जाने के बाद। अपने आंसू पोंछकर अनामिका जी ने श्रद्धा की आंखों में देखते हुए कहा तो श्रद्धा ने अपना सर झुका लिया। कभी सोचा है तूने क्या बीती होगी मुझ पर, जिसके सभी बच्चों की ज़िंदगी एक साथ उजड़ गई? एक बच्चा बिना कुछ बताए चला गया तो दूसरा अस्पताल में, और शिप्रा, वो तो बेचारी 9 साल तक उस गिल्ट को साथ लिए जी रही थी कि तू उसकी वजह से सबसे दूर हो गई। अनामिका जी आज अपने मन की सारी भड़ास निकाल रही थी, जैसा कि युवराज चाहता था। माफ़ कर दो माँ, बस एक आखिरी बार माफ़ कर दो। चाहे तो थप्पड़ लगा लो पर प्लीज़ मुझे मेरी माँ लौटा दो। कहते हुए उसने अपना गाल अनामिका जी के आगे कर दिया। 1 मिनट। जब अनामिका जी ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया तो श्रद्धा वहाँ से बोलते हुए उठी और कुछ ढूंढने लगी। युवराज भी हैरानी से उसे देख रहा था कि ये लड़की आखिर क्या कर रही है। तभी रिसेप्शन से एक स्केल लाकर उसने अनामिका जी के हाथ में पकड़ाया और अपना एक हाथ आगे करते हुए कहा, एक ही हाथ पर मारना, दोनों मत खराब करना। अनामिका जी ने भी उसके हाथ पर मारना शुरू कर दिया। श्रद्धा ने दर्द से और युवराज ने श्रद्धा के दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली, पर अनामिका जी रोते हुए उसके हाथ पर मारे जा रही थी। कुछ ही देर में उनके बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और स्केल को फेंक कर वो रोते हुए श्रद्धा के हाथ को चूमने लगी। एंट्री पर खड़े विशाल जी और शिप्रा की आंखों में भी आंसू थे। उन्हें देखते हुए विशाल जी ने शिप्रा को गले से लगा लिया और युवराज तो रोते हुए ही हंसता जा रहा था। बरसती आंखों के साथ अनामिका जी श्रद्धा के लाल हुए हाथ पर दवा लगा रही थी और श्रद्धा मुस्कुराती हुई बस उन्हें देख रही थी। हालांकि आंखें उसकी भी नम नहीं थी। उसने अपनी माँ को हमेशा से अनामिका जी में ही देखा था। अगर वो होती तो वो बिल्कुल उनके जैसी होती। माँ, कुछ मांगूँ आपसे? श्रद्धा ने कहा तो अनामिका जी उसे देखने लगी। आप नहीं चाहती ना कि युवराज की शादी मुझसे हो? तो कोई बात नहीं, आप किसी भी अच्छी लड़की से उनकी शादी करा दें। श्रद्धा ने बोला तो अनामिका जी के साथ साथ बाकी सब भी उसे हैरानी से देखने लगे, खासकर युवराज। उसे तो समझ ही नहीं आया कि श्रद्धा बोल क्या रही है और क्यों बोल रही है। कहीं माँ से मिलने का सदमा तो नहीं लग गया? उनसे मिलने की इतनी खुशी कि उसे ही भूल गई। पर प्लीज़ माँ, उनकी शादी रत्ना से मत कराइए। वो संजू से प्यार करती है और संजू उनसे। श्रद्धा ने आगे कहा पर अनामिका जी अब भी नासमझी में उसे देख रही थी। संजू मेरा दोस्त है माँ, मुश्किल वक्त में वही मेरा साथ और सहारा दोनों था। प्लीज़ रत्ना से युवराज की सगाई मत कीजिए। श्रद्धा ये बोलते हुए उठ खड़ी हुई।
युवराज अब भी दंग था उसकी बात सुनकर। उसे गुस्सा भी आ रहा था श्रद्धा पर। तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रही हो? युवराज ने वहां आकर श्रद्धा की बाह पकड़ उसे अपनी तरफ करते हुए कहा। पागल हो गई है श्रद्धा, क्या बकवास कर रही है ये? शिप्रा ने भी वहां आते हुए कहा तो सब उसे देखने लगे। श्रद्धा शायद युवराज से नाराज थी। उसका हाथ अपनी बाह पर से हटाते हुए वो अनामिका जी से बोली, आपका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा माँ, पर मुझे नहीं है। तुम अकेले कोई फैसला लेने वाली होती कौन हो श्रद्धा? प्यार हम दोनों का है, फैसला भी हम दोनों का ही होगा। युवराज को बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा, ये बात आप बोल रहे हो? आपने तो मुझे बताया भी नहीं कुछ। प्यार हम दोनों का था ना, तो दर्द भी दोनों का होना चाहिए था। फिर सारा दर्द आपने अपने हिस्से में क्यों ले लिया? श्रद्धा ने नम आंखों से युवराज की आंखों में देखते हुए कहा तो युवराज एकदम से शांत होकर उसे देखने लगा। उन्हें होश ही नहीं रहा कि आसपास और भी लोग खड़े हैं। अनामिका जी अपनी शांत आंखों से कभी युवराज को देखती तो कभी श्रद्धा को, क्योंकि मुझे विश्वास था कि मैं माँ को मना लूंगा और तुम्हें ये सब बताकर मैं बेवजह परेशान नहीं करना चाहता था। युवराज ने उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा तो अनामिका जी उसे हैरानी से देखने लगी। पर तूने तो वादा किया था कि तू मेरी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा। अनामिका जी ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए पूछा। वो तो मुझे पता था कि आपकी पसंद श्रद्धा ही होगी, इसलिए बाकी मैं ऐसा वादा कभी नहीं करता। बिना अपनी माँ को देखे युवराज ने श्रद्धा में ही खोए हुए जवाब दिया। तंद्रा तो उसकी तब टूटी जब अनामिका जी ने स्केल से उसके पीछे मारा। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? मुझे क्यों मार रहे हो? युवराज ने वहाँ से भागते हुए पूछा। इतना बड़ा हो गया है तू कि मेरे साथ गेम खेलेगा? अनामिका जी ने भी उसके पीछे भागते हुए कहा। अनामिका जी जब हाँफने लगी तो युवराज ने रुककर उन्हें गले लगाते हुए कहा, कहाँ माँ, अभी भी छोटा ही हूँ, इसीलिए तो गेम खेल रहा था। अलग होकर उसने उन्हें आंख मार दी तो अनामिका जी ने भी मुस्कुराते हुए उसका कान पकड़ लिया। ये सही है, मतलब मैं इतने दिनों से तेरे लिए तेरी माँ से नाराज बैठा था और तू माँ मिलते ही कौन पापा? विशाल जी ने मुंह फुलाते हुए कहा तो सब हंस दिए। युवराज अनामिका जी उनके गले लग गए। शिप्रा और श्रद्धा अब भी अलग ही खड़े उन्हें देख रहे थे। अब भी नाराज है मुझसे? अनामिका जी ने शिप्रा के पास आकर पूछा तो वो बिना कुछ बोले उनके गले लग गई। उन्होंने श्रद्धा और बाकी सबको भी बुला लिया और एक फैमिली हग किया। पर रत्ना से रिश्ता हम नहीं तोड़ सकते, अचानक से अनामिका जी ने कहा तो सब लोग अलग होकर उन्हें हैरानी से देखने लगे। उसका पहले भी एक बार रिश्ता टूट चुका है, ऐसे में अगर हमने मना किया तो उसके पापा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अनामिका जी की बात सोचने लायक थी। और अगर वो खुद ये रिश्ता तोड़ दे तो? दरवाजे की ओर से आती आवाज़ ने सबका ध्यान खींचा। संजू, तू यहाँ? श्रद्धा उसे यहाँ देखकर हैरान थी। हालांकि हैरान तो सब थे, सब यही सोच रहे थे कि ये कैसे होगा, पर अनामिका जी के हैरानी की वजह शायद कुछ और थी। वो धीमे कदमों से चलकर उसके पास आई और धीरे से बोली, तुम संजू हो, श्रद्धा के दोस्त? अनामिका जी को इस तरह संजू के पास जाकर उससे बात करते देख सबको थोड़ा अजीब लगा। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर क्या तुम्हारे पापा का नाम केशव माहेश्वरी है? अनामिका जी ने पूछा तो संजू ने हैरानी से देखने लगा। जी, उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा ही था कि बिना एक पल की भी देर किए अनामिका जी ने उसे गले से लगा लिया। वहाँ खड़े सभी उनके इस हरकत पर दंग थे। तुम मेरी मीना के बेटे हो? नम आंखों से मुस्कुराते हुए अनामिका जी ने उससे अलग होकर पूछा। आप अनु मासी हैं? खुशी से चहकते हुए जब संजू ने कहा तो अनामिका जी ने चौंक कर पूछा, तुम जानते हो मुझे? ऐसे कैसे नहीं जानूंगा, आप बेस्ट फ्रेंड हो मॉम की, बिल्कुल मेरी और श्रद्धा की तरह। जब संजू ने उन्हें कंधे से पकड़ते हुए कहा तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, सिवाय शिप्रा के। वो संजू को घूर कर देख रही थी, जो कि संजू ने देख लिया था। शिप्रा से तुरंत अपनी नजरें हटाते हुए उसने आगे कहा, बहुत सुना है आपके बारे में, मॉम बहुत याद करती हैं आपको, वो पागल हो जाएंगी आपसे मिलकर। सभी बहुत खुश थे, पर इन सब में सब मुद्दे से भटक गए थे। वो सब तो ठीक है, पर अब करना क्या है ये सोचो। संजू को फिर से घूरता हुआ शिप्रा ने कहा। शिप्रा अडॉप्टेड है क्या मासी? नहीं, मतलब आप इतनी क्यूट हो ये कड़वा करेला, कुछ समझ नहीं आया। संजू ने अजीब तरीके से मुंह बनाते हुए कहा तो शिप्रा उसे मारने आगे बढ़ी, पर श्रद्धा ने उसे पकड़ लिया। अनामिका जी को भी उसकी बात पर हंसी आ गई। प्लान रेडी है, बस एग्जीक्यूट करना बाकी है, संजू ने आराम से कुर्सी का सहारा लेते हुए कहा। बहुत स्मार्ट हो, बिल्कुल अपने पापा की तरह।
उन्होंने भी तुम्हारी माँ के लिए। बोलते हुए ही अनामिका जी को कुछ क्लिक हुआ। उन्होंने झटके से संजू की ओर देखा तो संजू ने भी उनकी बात को समझते हुए अपनी पलकें झपका दी। ये आप लोगों का मिलाप कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं चल रहा? युवराज ने उन दोनों की आंखों से होती बातों को देखकर चिढ़ते हुए कहा। आई नो, शिप्रा और श्रद्धा एक साथ बोले। जलते हो तुम लोग हमसे? खड़े होकर सबको उंगली दिखाते हुए संजू ने कहा। फिर अनामिका जी के हाथों में हाथ डालकर बोला, मैं जा रहा हूँ अपने ससुर को पटाने। कोई आना चाहे तो आ सकता है, फिर मत कहना कि बताया नहीं। संजू ये बोलकर अनामिका जी के साथ दरवाजे से बाहर निकल गया और बाकी सब मुंह खोले पहले उन्हें जाते देख रहे थे, फिर एक दूसरे को। तुझे यही लड़का मिला था दोस्त बनाने को? सबका तो रिश्तेदार है ये, कोई बचा भी है? शिप्रा ने श्रद्धा को देख मुंह बनाते हुए कहा। हाँ अर्जुन भाई, श्रद्धा ने खोई हुई आवाज में ही कहा तो शिप्रा ने उसके पैर पर एक मारा। तब जाकर वो होश में आई। वह मेरी ही माँ को मेरे सामने ले गया। युवराज ने जैसे ही कहा विशाल जी ने उसे ऐसे देखा मानो बोल रहे हो। यह डायलॉग तो कम से कम मुझे बोलने देता। मेरी ही बीवी को मेरे सामने ले गया। मन ही मन बोलकर उन्होंने तसल्ली कर ली। अब आप लोग मुझे घूरना बंद करो और चलो रत्ना के घर। पता नहीं वो वहाँ क्या कांड करेगा। श्रद्धा ने जैसे ही कहा सब दौड़कर बाहर निकल गए। नरेंद्र जी लेटे हुए थे और रत्ना उनके पास ही बैठी थी। बाहर से आती बैंड बाजू की आवाज़ से दोनों एक दूसरे को देखने लगे। आप लेटे रहिए, मैं देखती हूँ, रत्ना ने कहा। बाहर आ गई। वहाँ का नज़ारा देख उसका सर चकरा गया। संजू के साथ वहाँ उसकी पूरी पलटन मौजूद थी। बस सबसे बड़ा आश्चर्य तो उसे वहाँ अनामिका जी को देखकर हुआ था। ये सब क्या है संजू? और आंटी आप? रत्ना ने जैसे ही कहा अनामिका जी अपना सर ऊपर करते हुए बोली, आंटी नहीं, सास हूँ तुम्हारी। रत्ना को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। रत्ना अब भी खामोश खड़ी सबको देख रही थी कि संजू उसके नजरों से ओझल हो गया और वो इधर उधर उसे ढूंढने लगी कि उसके कंधे पर कोहनी टिकाए। संजू ने गाना शुरू किया और बैंड वालों ने उसका साथ दिया। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके, क्योंकि तुम हो हटके। अनामिका जी और संजू अकेले ही डांस कर रहे थे। विशाल जी अभी मुंह फुलाए साइड में बैठे थे। श्रद्धा और युवराज ने तो शर्मिंदगी के मारे अपना चेहरा ही छुपा लिया। अर्जुन तो आंखें फैलाए संजू को ही देख रहा था। लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, ये तो उसकी कल्पना के भी बाहर की चीज थी। और शिप्रा, वो तो संजू को ऐसे देखते ही खुश हो गई। हवा में संजू की तरफ किस उछाल कर वो भी माँ और संजू के पास पहुंच गई। अर्जुन हैरानी से शिप्रा को ये सब करते हुए देख रहा था। रत्ना मुंह बनाते हुए उसकी कोहनी के नीचे से निकल गई और उसे छुड़ाते हुए गाने लगी। अरे बच के रहना, प्यार में पड़ जाए ना तुमको फटके, पापा को तू खटके। संजू ने पहले मुंह बनाकर रत्ना को देखा और गाना सोचने लगा कि शिप्रा ने उनके कान में कुछ कहा तो संजू ने उसे हाई फाई देकर गाना शुरू किया। ना जानू मुल्ला काजी, ना जानू काबा काशी, मैं तो तेरा हूँ प्रेम प्यासा रे, मेरे सपनों की रानी, होगी तुझको हैरानी, मैं तो तेरा दीवाना रे, देती है दिल दे बदले में दिल के। अनामिका ने संजू का कान पकड़ते हुए, साहिबा प्यार में सौदा नहीं। नरेंद्र जी खिड़की के पास खड़े सब कुछ देख रहे थे और उनके चेहरे पर बहुत ही हल्की सी स्माइल थी जो बहुत गौर से देखने पर ही दिखाई देती। रत्ना ने जब खिड़की के पास उन्हें देखा तो एक पल को डर गई। फिर कुछ सोचते हुए उसने गाया, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं। युवराज के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर वो अपने साथ ले आई और संजू को देखते हुए गाने लगी। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें, अब हम तो भये परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं। वहाँ खड़े सभी की आंखें नम थी, फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़े। अब संजू को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आगे क्या गाए। वो सोच ही रहा था कि एकदम से वहाँ सन्नाटा हो गया। संजू ने अपने सर पर हाथ रखा हुआ था। फिर नजरें उठाए ही उसने बैंड वाले से कहा, अबे रुक क्यों गए, बजाओ ना। फिर भी जब आवाज़ नहीं आई तो उसने नज़र उठाकर देखा। रत्ना के पापा को अपने पास खड़ा देख वो भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। बाकी सब भी अब टेंशन में थे और रत्ना ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली कि अचानक उसके पापा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी जो उसका कान पकड़े गा रहे थे। बेकार का ड्रामा है, झूठी ये कहानी है, लड़की तू भी कुछ कम नहीं, इन सब की तू नानी है। सभी उन्हें हैरानी से देख रहे थे। रत्ना तो आंखें फाड़े अपने पापा को देख रही थी, पर अनामिका जी, संजू और मीना जी जो अभी अभी वहां आई थी, उनके चेहरे पर मुस्कान थी।
संजू ने उन्हें बताया था कि उनके लिए एक सरप्राइज है। मीना जी ने जैसे ही अनामिका जी को देखा वो सब समझ गई। अनामिका जी ने उन्हें देखते ही अपनी नजरें फेर ली तो मीना जी थोड़ी सी उदास हो गई। अब संजू का ये फाइनल दांव था जिसमें सभी लोग उसके साथ खड़े हो गए, अर्जुन को छोड़कर, क्योंकि उसके बस का ये सब बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बस चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए सबको देख रहा था। संजू घर के आंगन में आकर नरेन जी के पास जाते हुए गाने लगा। सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दुल्हे राजा के साथ। गाते हुए संजू ने ही नरेन जी को देखा जैसे कुछ पूछ रहा हो, तो उन्होंने भी अपनी पलकें होले से झपकाते हुए अपना समर्थन दे दिया। संजू ने अब अपनी माँ को देखा तो उन्होंने भी अपनी पलकें झपका दी। संजू ने जल्दी से रत्ना का हाथ पकड़ा और उसे अंगूठी पहना दी। रत्ना के साथ साथ बाकी सबका भी मुंह खुला रह गया। ये तो गजब फास्ट निकला, युवराज ने कहा तो अर्जुन बोला, कुछ सीख इससे। युवराज जब अर्जुन को घूरने लगा तो अर्जुन ने अपनी नजरें फिर से संजू पर जमा ली। श्रद्धा तो अब भी शोक में खड़ी थी। तभी शिप्रा अर्जुन के पास आई और झल्लाते हुए बोली, 9 साल के रिलेशनशिप में कभी एक गाना तक नहीं गाया आपने मेरे लिए, और इसे देखो 1 महीने के अंदर अंदर लड़की और उसके पापा दोनों को पटा लिया, और तो और सगाई भी कर ली। अर्जुन ने छोटा सा मुंह बना लिया और युवराज उस पर हंसने लगा कि तभी श्रद्धा अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, आप क्या हंस रहे हैं? सीखने की ज़रूरत तो आपको है। बोलकर नाराज़गी में शिप्रा का हाथ पकड़कर श्रद्धा वहाँ से चली गई और अर्जुन और युवराज हैरानी से उन दोनों को जाते देखते रहे। मेरी अंगूठी? संजू ने पूछा तो रत्ना को याद आया। उसने अपने गले की चेन खोलकर उसमें से अंगूठी निकाली और पापा की परमिशन लेकर उसे संजू को पहना दी। संजू ने बिना किसी की परवाह किए रत्ना को झट से गले लगा लिया और तालियों से नरेन जी का घर गूंज उठा। अपनी उंगली में संजू की अंगूठी देखकर रत्ना की आंखें नम थी, जिसे देखकर संजू ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी पलकें झपका दी। आंखें तो नरेन जी, अनामिका जी और मीना जी की भी नम थी। अनु थर्राए होठों से जब मीना जी ने कहा तो अनामिका जी उन्हें इग्नोर कर विशाल जी से बात करने लगी। भाभी माफ़ कर दीजिए, आपसे इतनी बदतमीज़ी से पेश आया, कहते हुए नरेन जी ने मीना जी के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मीना जी भी अब अनामिका जी को छोड़ उन्हें देखने लगी। माफ़ी तो हमें मांगनी है आपसे भाई साहब, इतना दिल जो दुखाया आपका, मीना जी ने भी उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। फिर आगे बोली, रत्ना की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, बहू से पहले बेटी है वो मेरी। नरेन जी भी नम आँखों से मुस्कुरा दिए। आपसे बिना बताए ही मैं रत्ना की सगाई कहीं और। नरेन जी अनामिका जी से बोल ही रही थी कि अनामिका जी बोली, अब भी रत्ना मेरी बहू ही बन रही है। नरेन जी उन्हें हैरानी से देखने लगे तो वो बोली, संजू भी मेरा बेटा ही है। उनके बात पर मीना जी और नरेन जी दोनों मुस्कुरा दिए। तो आप भाभी की वो सहेली हैं जिसके पीछे शादी में सभी लट्टू बने घूम रहे थे। नरेन जी ने जैसे ही कहा विशाल जी की आंखें बड़ी हो गई और उनके एक्सप्रेशंस देखकर अनामिका जी को खांसी आ गई। उन लट्टुओं में एक नाम आपका भी तो था भाई साहब, मीना जी ने हंसते हुए कहा तो अनामिका जी उन्हें घूरने लगी। पर क्या फ़ायदा भाभी, हम तो इनका नाम तक नहीं पता कर पाए थे। नरेन जी भी हंसते हुए बोले। अब विशाल जी को अच्छा नहीं लग रहा था। वो जल्दी से अनामिका जी का हाथ पकड़ उन्हें वहाँ से ले गए। ये देखकर मीना जी नरेन जी दोनों ज़ोर से हंस दिए। कमाल कर दिया आज तो तुमने। मैं तो श्रद्धा से बोल ही रही थी कि गजब का दोस्त बनाया है उसने। संजू के गले रखकर शिप्रा ने कहा तो श्रद्धा उसे अचंभे से देखने लगी और मन ही मन बोली, गजब पलटू है यार। श्रद्धा भी आगे आकर मुस्कुराते हुए पहले रत्ना के और फिर संजू के गले लग गई। दोनों कुछ देर ऐसे ही गले लगे रहे, मानो पिछले कुछ सालों की जिंदगी सोच रहे हों। जब वो अलग हुए तो दोनों की ही आंखें नम थी। आपस में नजरें चुराकर दोनों ने ही अपने आंसू पोंछ लिए और छलकती आंखों से हंस दिए। 1 सेकंड भी नहीं गुजरा होगा कि श्रद्धा फिर से उसके गले लग गई और इस बार उसका रोना तेज हो गया। वहाँ खड़े सभी की आंखें नम हो गई, शिप्रा और रत्ना की भी। संजू और श्रद्धा का रिश्ता वाकई बेस्ट फ्रेंड वाला नहीं था, इससे कहीं ज़्यादा ऊपर था। जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर श्रद्धा ने उसके साथ गुजारा था। आज जब उन्हें अपनी खुशियाँ मिलने जा रही हैं तो वो अपने आंसू रोक नहीं पाए।
शिप्रा और रत्ना भी उनके गले लग गए कि तभी उन्हें फिर से बैंड बाजों की आवाज़ आई। सभी ने बैंड वालों को देखा तो उन्होंने बजाना बंद कर दिया, पर अगले ही पल गाने की आवाज़ आई। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। सभी ने अब आवाज़ की दिशा में देखा तो वहाँ माइक लिए अर्जुन खड़ा था। उसे गाते देख शिप्रा की आंखें हैरानी से फैल गई और मुंह खुला रह गया, जिसे रत्ना ने मुस्कुराते हुए बंद कर लिया, पर वो वापस खुल गया। रत्ना ने उसके सर पर जब एक चपत लगाई तो वो झेप गई। अर्जुन धीरे धीरे शिप्रा के पास आ रहा था। वो शिप्रा के पास आकर खड़ा हुआ और उसे देखने लगा। शिप्रा अब भी ब्लैंक खड़ी थी। अर्जुन ने उसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि तभी ढोल की आवाज़ आई जो युवराज बजा रहा था। वहाँ खड़े सभी लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी, पर श्रद्धा की आंखें अब भी बह रही थी। शिप्रा को देखते हुए अर्जुन आगे निकल गया तो वो उसे देखती रह गई। अर्जुन ने श्रद्धा के पास आकर उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ पकड़कर युवराज की तरफ इशारा करते हुए गाने लगा। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, ले ले तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। अब जाकर श्रद्धा के आंसू कुछ रुके थे। अगले ही पल युवराज और संजू दोनों डांस करने लगे और अर्जुन शिप्रा को देखते हुए गाने लगा तो श्रद्धा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। तीनों लड़कियां एक साथ, सहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। श्रद्धा का हाथ युवराज ने थाम लिया था, रत्ना का संजू ने और शिप्रा का अर्जुन ने। रास्ता हमारा तकना, दरवाज़ा खुला रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। पूरी फैमिली एक साथ आ गई और वहाँ एक खुशनुमा समा बन गया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना। अर्जुन ने शरारती तरीके से शिप्रा को आंख मार दी। संजू रत्ना के सामने अपनी शर्ट की कॉलर ऊपर चढ़ाकर इतराने लगा और युवराज ने प्यार से श्रद्धा के माथे पर किस कर दिया। फिर सभी ने अपनी कपल को गले से लगा लिया। शावा होए शावा होए शावा। रात हो चली थी तो सभी अपने अपने घर चले गए थे। अनामिका जी ने अभी मीना जी से बात नहीं की थी। वो शिप्रा, युवराज और विशाल जी के साथ होटल चली गई। संजू और श्रद्धा वापस हॉस्पिटल चले गए, साथ में अर्जुन को भी ले गए। आज भी उन्हें वहीं रुकना था। अगले दिन मीना जी ने सबको अपने घर बुलाया था। अनामिका जी को उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस श्रद्धा को फ़ोन कर सबको लेकर आने को बोल दिया। सुबह के वक्त ही अर्जुन भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था। आज उसके प्लास्टर खुलने थे। संजू ने उसे चेक किया और धीरे से उसका प्लास्टर खोल दिया। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बंद कमरे की सभी खिड़कियां एक साथ खोल दी हों। संजू ने उसे खड़े होकर धीमे से चलने के लिए कहा तो अर्जुन ने भी वैसा ही किया। वो बहुत खुश था और उसे खुश देखकर श्रद्धा और संजू के चेहरे पर भी मुस्कान थी। जब शिप्रा ने अर्जुन को बिना किसी सहारे के खड़े देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और चेहरे पर मुस्कान। तुम बात बात पर रोने क्यों लगती हो शिप्रा? अर्जुन ने उसके आंसू पोंछे, उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा। इन्हें खुशी के आंसू कहते हैं, शिप्रा ने थोड़ी नाराज़गी से सुबकते हुए कहा। वैसे तुम्हारी नज़र में कितनी तरह के आंसू होते हैं शिप्रा? अर्जुन ने उसका ध्यान हटाने के लिए पूछा। खुशी के, गम के, दर्द के, मुसीबत के, चोट के। शिप्रा अर्जुन के सवाल का संजीदगी से जवाब दे रही थी। उसकी मासूमियत देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने शिप्रा के होंठों पर हल्के से किस कर दी। अर्जुन की इस हरकत पर शिप्रा जैसी थी वैसे ही खड़ी रह गई और उसके आगे के शब्द मुंह में ही रह गए। शिप्रा को ऐसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसके आगे चुटकी बजाते हुए बोला, क्या हुआ, झटका लगा? नहीं, करंट, शिप्रा ने खोए हुए ही कहा। अब अर्जुन खुद को रोक नहीं पाया और ज़ोर से हंस दिया, जिसमें शिप्रा भी झेप गई। मुझे नहीं बात करनी आपसे, कहते हुए शिप्रा वहाँ से जाने लगी कि अर्जुन ने पीछे से उसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया, जिससे शिप्रा पलटते हुए उसकी बाहों में आ गई। अर्जुन की बाहों में सुकून पाकर दोनों ही के चेहरे पर अब मुस्कुराहट थी। संजू आज लगभग 3 दिनों के बाद घर आया था। बिना किसी से मिले पहले उसने शावर लिया और फिर बिस्तर पर गिर गया। 1 सेकंड भी नहीं गुजरा होगा और उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। कुछ रातों से वो सोया जो नहीं था, ऐसा ही कुछ हाल श्रद्धा का भी था। सब सुध-बुध खोकर वो भी आराम से सो रही थी। उठो श्रद्धा, युवराज ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। प्लीज़ सोने दीजिए ना युवराज। श्रद्धा ने उसका हाथ पकड़कर अपने गाल के नीचे रख दिया। युवराज का हाथ श्रद्धा के गाल के नीचे होने की वजह से उसे बैठने में बहुत असहजता हो रही थी, तो वो भी उसके पास ही लेट गया और प्यार से उसे सोते हुए देखने लगा।
कितने दिनों बाद वो उसे इतने पास से देख रहा था। अपने एक हाथ से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए वो उसे निहार रहा था कि उसकी आंखों की तपिश को महसूस करते हुए श्रद्धा की आंखें खुल गईं। उसने एक नज़र युवराज को देखा और वापस अपनी आंखें बंद कर ली। सो जा श्रद्धा, सपने में भी तुझे उनसे बात नहीं करनी है। श्रद्धा नींद में ही बड़बड़ाई और करवट लेकर फिर से सो गई। युवराज उसकी बात पर हैरान था। क्यों बात नहीं करनी है मुझसे? युवराज ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा तो श्रद्धा ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। वो पलटने लगी पर युवराज ने उसे हिलने तक नहीं दिया। पहले बताओ क्यों नाराज़ हो? युवराज ने उसके गाल से अपने गाल को लगाते हुए पूछा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ भी? श्रद्धा ने वैसे ही लेटे हुए पूछा। क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, कहते हुए युवराज ने उसके गाल पर किस कर दी। तो सारी परेशानी अपने तक ही रख ली। श्रद्धा की आवाज़ धीमी पड़ गई। सोचा यहाँ आकर तुम्हें सब बता दूंगा, पर फिर तुमसे बात ही नहीं हो पाई। युवराज ने फिर से उसके चेहरे पर अपना चेहरा रखकर कहा। युवराज को श्रद्धा की आंखों से एक आंसू नाक से होकर दूसरी आंख से गुजरता हुआ दिखा तो उसने झटके से उसे छोड़ दिया और अपनी तरफ करके पूछा, क्या हुआ है श्रद्धा, तुम रो क्यों रही हो? अब तो सब ठीक है ना? श्रद्धा ने अपनी नज़रें झुका रखी थी। युवराज उठकर बैठ गया और श्रद्धा को भी बिठा दिया। फिर आंखों के इशारे से ही पूछा कि क्या बात है। श्रद्धा ने सुबकते हुए कहा, युवराज, अगर माँ नहीं मानती तो आपकी शादी। श्रद्धा आगे कुछ कहती उससे पहले ही युवराज ने उसे अपने सीने से लगा लिया। फिर अलग होकर उसके आंसू पोंछ उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोला, युवराज तो श्रद्धा का है और हमेशा उसी का रहेगा। तुम्हारी जगह किसी और कोई मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं होती तो कोई और भी नहीं होती। युवराज उसकी आंखों में गहरी नज़रों से देख रहा था। श्रद्धा फिर से उसके गले लग गई। तुम्हें मीना मासी ने कुछ कहा था? श्रद्धा के बालों में हाथ फेरते हुए युवराज ने बात बदलते हुए कहा तो श्रद्धा झट से उससे अलग हो गई और अपने सर पर मारते हुए बोली, मैं भूल कैसे गई? जल्दी चलो युवराज, हम ऑलरेडी बहुत लेट हैं। श्रद्धा जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगी तो युवराज को उसे देख हंसी आ गई। क्या हुआ, चलो ना, श्रद्धा ने अपने दरवाजे पर खड़े होकर कहा तो युवराज ने उसके पास आकर उसे आईना दिखाते हुए कहा, ऐसे चलोगी? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो तुम ऐसे भी बहुत अच्छी लगती हो। पर वो क्या है ना, वहाँ तुम्हारे ससुराल वाले भी होंगे। तो वो और शरारती तरीके से मुस्कुरा दिया। श्रद्धा ने भी खुद को आईने में देख अपनी जीभ काट दी। उसने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहना था। आप रुकिए, मैं अभी चेंज करके आती हूँ, बोलकर वो जल्दी चली गई और पीछे खड़ा युवराज मुस्कुरा दिया। पागल। भैया उठिए, देखिए आपके ससुराल वाले आ गए हैं। नेहा ने सोते हुए संजू के पास आकर कहा तो संजू छट से उठकर बैठ गया और हड़बड़ाकर बोला, कहाँ है? सपने में? नेहा ने चुटकी ली और ज़ोर से हंस दी। भाभी, संजू ने झुंझलाते हुए कहा, वापस लेट गया। मैं कब से आपको उठा रही थी, पर देखिए आप उठे भी तो अपने ससुराल वालों के नाम से। वैसे कुछ देर में आने ही वाले हैं वो लोग। नेहा ने उसका हाथ पकड़ उठाते हुए कहा। अरे हाँ, कितनी देर हो गई है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? संजू ने झटके से उठकर मुंह बनाते हुए कहा तो नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। मतलब हद है, एक तो इतने देर से आपको उठाने की कोशिश कर रही हूँ, उठाने की वजह से आपकी बातें भी सुन रही हूँ, और अब मुझे ही बोल रहे हो उठाया क्यों नहीं? नेहा ने नाराज़गी से कहा और वहाँ से उठने लगी कि संजू ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, वैसे नाराज़ तो मैं हूँ। आप और भाई कल रत्ना के घर क्यों नहीं आए थे? मैंने बोला था ना माँ को, क्योंकि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। अंदर आते हुए अनंत ने कहा, क्या हुआ भाभी को? आपने बताया क्यों नहीं मुझे? चेतन से बात की आपने? संजू ने नेहा को बेड पर ही बिठाया और खुद खड़े होकर सवालों की झड़ी लगा दी। तुम चाचा बनने वाले हो संजू, अनंत ने कहा, पर संजू ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। बुखार तो नहीं लग रहा? संजू अपनी ही धुन में था। संजू, शी इज़ प्रेग्नेंट। अब की बार अनंत ने थोड़ा जोर से कहा तो संजू चौंक गया। उसने नेहा को देखा तो उसने भी मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। खुशी में पागल संजू ने नेहा को घुमाकर अपनी गोद में उठाकर गोल गोल घुमा दिया। अभी ये हाल है तो तब क्या होगा जब खुद का पापा बनेगा? अनंत खुद में ही बड़बड़ाया। अब से आप सिर्फ रेस्ट करेंगी और खबरदार भाई, अगर आपने भाभी को परेशान किया तो, संजू ने कहा तो अनंत उसे हैरानी से देखने लगा। मैं शिवन्या से बात कर लूँगा, आप दोनों कल हॉस्पिटल आ जाना।
संजू ने आगे कहा। अब चलिए भैया, गेस्ट आने वाले हैं। नेहा ने उसे याद दिलाया तो अपने कपड़े लेकर संजू जल्दी से बाथरूम में चला गया। तो मैं परेशान करता हूँ तुम्हें? अनंत ने नेहा को पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए पूछा। तो नेहा ने शर्माकर अपनी नजरें झुकाते हुए कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। इतने भी शरीफ नहीं हो तुम। कहते हुए अनंत उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे के बाहर निकलने लगा। ये क्या कर रहे हो आप? नेहा ने चौंकते हुए पूछा तो अनंत बोला, क्यों, आपको नहीं पता? अनंत प्लीज़ उतारिए मुझे, कोई देख लेगा। नेहा ने इधर उधर देखते हुए कहा। अपनी लीगली मैरिड वाइफ, जो कि अब मेरे बच्चे की भी माँ बनने वाली है, उसे ही उठाया है, किसी और को नहीं, अनंत ने निडरता से कहा। अनंत। जैसे ही मीना जी की आवाज़ आई, अनंत ने हड़बड़ाते हुए जल्दी से नेहा को नीचे उतार दिया। नेहा उसे ऐसे देख रही थी मानो कह रही हो, फट्टू, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मीना जी घर के बाहर लगी नेम प्लेट को देखकर अनामिका जी ने श्रद्धा को घूरते हुए पूछा। आंटी ने सबको बुलाया है माँ, श्रद्धा ने अनामिका जी से कहा। पर मुझे नहीं मिलना उससे, अनामिका जी ने हाथ बांधकर मुंह फेरते हुए कहा। तो सभी उन्हें हैरानी से देखने लगे। तुम कोई कॉलेज स्टूडेंट नहीं हो, बूढ़ी हो चुकी हो, तो इस तरह नौटंकी करना बंद करो, विशाल जी ने कहा। श्रद्धा और युवराज ने उन्हें ऐसे देखा जैसे अब उनकी खैर नहीं। अनामिका जी विशाल जी को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। जब विशाल जी का ध्यान इस पर गया तो वो सकपका गए। माँ छोड़ो ना ये सब, पहले अंदर चलो, हो सकता है उन्होंने किसी ज़रूरी काम से हमें बुलाया हो। इस बार युवराज ने कहा तो अनामिका जी कुछ नहीं बोली और विशाल जी को घूरते हुए ही अंदर चली गई। बाल बाल बचा, अपने सीने पर हाथ रखते हुए ही विशाल जी ने कहा। तो श्रद्धा को हंसी आ गई। फिर वो दोनों भी अंदर चले गए। संजू और मीना जी दोनों ही घर में बेसब्री से चहलकदमी कर रहे थे, पर दोनों के ही अपने कारण थे। जहाँ एक और संजू रत्ना का इंतजार कर रहा था, वहीं मीना जी अनामिका जी का। सोफे पर बैठे नेहा और अनंत कभी संजू को देखते तो कभी मीना जी को। दरवाजे पर हुई आहट से सबका ध्यान उस ओर चला गया। संजू भी भागते हुए दरवाजे तक पहुंचा, पर सामने युवराज को देख उसका खिला हुआ चेहरा फिर से मुरझा गया। लगता है किसी और का इंतजार हो रहा था, युवराज ने टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहा। तो संजू छेप गया। अकेले आए हो? मीना जी ने उम्मीद के साथ पूछा तो युवराज बिना कुछ कहे एक तरफ हट गया। अपने सामने अनामिका जी को देख मीना जी का चेहरा खुशी से खिल गया। अनु। बिना अनामिका जी को कोई मौका दिए वो झट से उनके गले लग गई। लगभग 3 दशक के बाद वो दोनों मिल रही थी। अनामिका जी भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। ऑथर्स नोट। ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि लड़कियां शादी के बाद अपनी दोस्ती नहीं निभा पाती। कई सारे अवरोध होते हैं उनके रास्ते में। पहला तो उन्हें खुद के लिए ही समय नहीं मिलता। शादी के बाद घर परिवार में ही उलझ कर रह जाती हैं। अपने दोस्तों के नाम पर उनकी नई नई दोस्त बन जाती हैं, जिनमें या तो अपने पति के दोस्त की पत्नियां होती हैं, या कॉलोनी के लेडीज़, या फिर जिस समाज से आप बिलोंग करते हो उनकी औरतें। इन सब में अपने बचपन की सहेलियां तो कभी याद ही नहीं आती हैं, या फिर बस याद ही आती हैं। उनसे मिलने की, उनसे बात करने की हम कोशिश तक नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास सो कॉल्ड टाइम नहीं होता। सोशल साइट्स के ज़माने में आजकल तो फिर भी वो आपस में कनेक्टेड रहती हैं, पर जिस जनरेशन के अनामिका जी और मीना जी हैं, उन्हें कभी ये पता ही नहीं चल पाया कि दोनों कई सालों तक एक ही शहर में थी। दोनों बहुत देर तक ऐसे ही खड़ी रही। जो अनु उनसे बात तक नहीं करना चाह रही थी, वो भी उनसे अलग होने का नाम नहीं ले रही थी। दरवाजे की उस ओर खड़े श्रद्धा और विशाल जी तथा इस ओर खड़े बाकी सभी लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। कैसी है तू? अलग होकर अनामिका जी के चेहरे पर हाथ फेरते हुए मीना जी ने पूछा। हालांकि उनकी आंखों में पानी अब भी था। मॉम, आप पहले उन्हें अंदर तो आने दीजिए। अनामिका जी के कुछ बोलने से पहले ही अनंत ने आगे आकर कहा। अरे हाँ, अंदर आना अनु। फिर जब उनकी नज़र श्रद्धा और विशाल जी पर गई, उन्होंने उन्हें भी अंदर आने को कहा। युवराज और श्रद्धा ने मीना जी के पैर छुए तो उन्होंने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। ठीक वैसे ही संजू और अनंत ने भी विशाल जी और अनामिका जी के पैर छुए तो उन्होंने भी दोनों को गले से लगा लिया। आगे आकर नेहा ने भी उनके पैर छुए तो अनामिका जी ने उस पर खूब प्यार लुटाया और अपनी उंगली से निकालकर एक अंगूठी उसे दे दी। जब नेहा ने अपनी सास को देखा तो अनामिका जी कड़क आवाज़ में बोली, उसे क्या देख रही है?
हक है ये मेरा और तुम्हारा भी। मीना जी मुस्कुरा दी तो नेहा ने भी मुस्कुराते हुए अंगूठी ले ली। सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और अनामिका जी पूरे घर को बड़े ध्यान से देख रही थी कि उनकी नज़र केशव जी की हाथ चढ़ी तस्वीर पर गई और वो झटके से उठ खड़ी हुई। जीजा जी, ये अनामिका जी ने उनकी तस्वीर की ओर देखते हुए आंखों से ही सवाल किया तो मीना जी की आंखों में फिर से नमी तैर गई। सच है अनु, उन्हें गुजरे कई साल हो चुके हैं। मीना जी ने भी तस्वीर को देखते हुए कहा। पर ये सब और ऐसे कैसे उन्होंने तेरा साथ छोड़ दिया? तुझे पाने के लिए तो उन्होंने कितनी मेहनत की, सब कुछ सालों के साथ के लिए। अनामिका जी लगभग रो दी थी। किसने कहा वो आज भी मेरे साथ हैं अनु? बोलते हुए वो केशव जी की तस्वीर के करीब जा खड़ी हुई। सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। वो तस्वीर को ही देखते हुए बोली, जब कभी उन्हें देखने का मन करता है संजू को देख लेती हूँ। जब उन्हें महसूस करने का मन करता है तो बस उन्हें दिल से याद कर लेती हूँ और वो हवा बनकर मुझे खुद में समेट लेते हैं। उनकी यादें, उनकी वो बातें कभी मुझे अकेला रहने ही नहीं देती। किसने कहा उनका और मेरा साथ कुछ सालों का ही था? कहते हुए मीना जी ने अनामिका जी को देखा, फिर संजू और अनंत के पास आई और उनके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, संजू और अनंत के रूप में वो मुझे ज़िंदगी भर का साथ दे गए। संजू और अनंत झट से अपनी माँ के गले लग गए। वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखों में नमी थी। पर वहाँ कोई और भी था जिसकी आंखें बह रही थी और वो थे नरेन जी। सच कहा आपने भाभी, कुछ लोगों का साथ हमारी ज़िंदगी में कुछ समय का ही होता है, पर उस कुछ वक्त में वो हमें ज़िंदगी जीने की वजह दे जाते हैं। दरवाजे से अंदर आते हुए नरेन जी ने कहा तो सभी उस ओर देखने लगे। रत्ना की नजरें जब संजू की भीगी हुई नज़रों से मिली तो उसका दिल तड़प उठा। नरेन जी के कदमों में बैठते हुए अनंत ने उनसे माफ़ी मांगी तो वो भी उसके सर पर हाथ रखते हुए मुस्कुरा दिए और बोले, गर्व है मुझे आप दोनों भाइयों पर। एक अपने पिता की बात का मान रखने के लिए, अपने प्यार को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, तो दूसरा किसी की जान के लिए उस बात तक को भूल गया। तभी नेहा ने उनके पैर छूते हुए कहा, सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ था अंकल, बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। बताया मुझे रत्नू ने सब कुछ। जिन हालातों से आप गुजर रही थी, गलत आप भी नहीं थी। बेटी समझने की ज़रूरत नहीं मुझे, क्योंकि अब से आप मेरी बेटी ही हैं। नरेन जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा तो रत्ना की आंखों से आंसू निकल आए। शिप्रा और अर्जुन नहीं आए। मीना जी ने माहौल को हल्का करने के इरादे से पूछा। संजू ने उन्हें सबके बारे में बताया था। किसी ने हमें याद किया? शिप्रा ने अर्जुन के साथ अंदर आते हुए पूछा। अर्जुन को बिना सहारे के खड़े देख सभी बहुत खुश थे। कुछ देर सभी आपस में मिले और फिर सबने साथ में खाना खाया। खाना खाने के बाद सभी फिर से अपनी मंडली जमाकर बैठ गए। मीना जी ने फ़ोन करके पंडित जी को भी आने के लिए कह दिया था। उन्होंने नरेन जी और विशाल जी को कुछ इशारा किया तो नरेन जी ने रत्ना की ओर और विशाल जी ने अर्जुन, शिप्रा और श्रद्धा और युवराज चारों की कुंडलियां उन्हें दे दी। अनामिका जी हैरानी से विशाल जी को देख रही थी तो वो बिना उन्हें देख ही बोले, ऐसे मत कूरो, अब किसी को तो ख्याल रखना पड़ेगा ना, तुम्हें तो नाराज़ होने से ही फुर्सत नहीं थी। वैसे ये गुस्सा अब भी सूट करता है आप पर। अनामिका जी के कुछ बोलने से पहले ही नरेन जी ने कुछ कहा तो विशाल जी ने उन्हें अपनी आड़ में छुपा लिया। बाकी सभी के साथ साथ नरेन जी भी हंस दिए तो विशाल जी छेप गए और अनामिका जी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वैसे संजू अपने ससुर जी को पटाने, शिप्रा बोल ही रही थी कि उसे सबकी निगाहें अपने ऊपर महसूस हुई। उसकी नज़र नरेन जी पर गई जो अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे ही घूर रहे थे। वो तुरंत उसे नजरें हटाकर वो हड़बड़ाते हुए बोली, अपने प्यारे ससुर जी को मनाने का ये आइडिया तुम्हें किसने दिया? फिर वो नरेन जी को देख बनावटी मुस्कुरा दी। वहाँ बैठे सभी दबी सी हंसी हंसती और अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर प्यार से चपत लगा दी। हाँ संजू, हमें भी जानना है ये, सब एक साथ बोले तो। संजू सबके बीच आकर खड़ा हो गया और हाथ का माइक बनाकर अपना गला साफ करते हुए बोला, जैसा कि आप सभी जानना। ओए, भाषण नहीं सुनना है हमें, जितना पूछा है वो बता। श्रद्धा ने बीच में ही उसे टपटते हुए कहा तो संजू ने छोटा सा मुंह बना लिया। युवराज ने श्रद्धा को चढ़ाते हुए धीरे से कहा, दम है तो अपनी बहू को चढ़ाते हुए श्रद्धा भी इतरा दी। तू डांटती बहुत है, जा, मैं नहीं सुना रहा। संजू ने जैसे ही बोला श्रद्धा ने उसे घूर कर देखा और अगले ही पल वो फिर से हाथों का माइक बनाते हुए बोला, याद है रत्नू, जिस रोज़ आप अंकल को हॉस्पिटल लेकर आई थी? हाँ,
उसी दिन तो मैंने तेरी और रत्ना की बात सुन ली थी और मुझे युवराज और रत्ना की सगाई का पता चला था। सोचते हुए श्रद्धा बीच में ही बोल गई। तो बोलने भी देगी मुझे? संजू ने उसे गुस्से से घूरा तो युवराज हंसते हुए बोला, ये इसकी पुरानी आदत है। तब श्रद्धा मासूमियत से बोली, सॉरी सॉरी, तू बोल। नहीं, सोच ले, और कुछ बोलना हो तो। संजू ने जैसे ही कहा, श्रद्धा संजीदगी से सोचने लगी। फिर एक सेकंड के बाद बोले, फिलहाल कुछ याद नहीं आ रहा, तू बोल। हाँ तो जिस रोज नरेन अंकल और रत्ना हॉस्पिटल आए, मैं उनसे तभी रत्ना से मिलने से पहले ही मिल चुका था। जैसे ही श्रद्धा फिर से कुछ बोलने को हुई, युवराज ने उसका मुंह बंद कर दिया और श्रद्धा के भावों को समझते हुए संजू बोला, जिस तरह अनुमासी मुझे पहचान गई, उसी तरह नरेन अंकल भी मुझे पहचान गए थे। उनसे मिलकर मुझे एक बात तो समझ आ गई कि वो पापा के बहुत क्लोज थे और उनसे बहुत प्यार भी करते थे। और मुझे ये भी समझ आ गया कि वो चाह कर भी मुझसे नाराज़ नहीं हो पा रहे हैं। बस उन्हें थोड़ा सा मनाने की ज़रूरत थी, जिसमें भी पापा ने मेरी हेल्प कर दी। सब लोग बड़ी ही शांति से संजू की बात सुन रहे थे और रत्ना तो ये जानकर ही हैरान थी कि उसके पापा और संजू दोनों पहले ही मिल चुके थे। वो कभी अपने पापा को देखती तो कभी संजू को। युवराज के चिल्लाने की आवाज़ पर सबका ध्यान उस ओर गया। पागल हो गई हो क्या श्रद्धा? काटा क्यों? युवराज ने अपना हाथ झटकते हुए कहा तो श्रद्धा बोली, क्या करती, मेरा दम घुट रहा था। युवराज को अब रियलाइज़ हुआ कि इतनी देर से उसने श्रद्धा के मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था। इन्हें छोड़ो, तुम ये बताओ उन्होंने तुम्हारी हेल्प कैसे की? शिप्रा ने मुद्दे का सवाल पूछा था। वो मैं बताती हूँ। अनामिका जी ने सबका ध्यान खींचा। केशव जीजा जी मीना की बुआ के ससुराल से थे। पहली बार दोनों किसी शादी में ही मिले थे। जीजा जी को मीना से पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। एक दो बार वो बुआ के साथ मीना जी के घर आए, 4-5 बार उनके बच्चों के हाथों चिट्ठियाँ भिजवाई, तब कहीं जाकर मीना मानी थी। हालांकि पसंद तो वो भी उन्हें पहली ही मुलाकात से करती थी। अनामिका जी ने कहा तो सभी मीना जी को हैरानी से देखने लगे और मीना जी बस मुस्कुरा दी। प्यार नहीं, प्यार में पागल हुआ था वो। जब नरेन जी ने कहा तो अब सभी की नज़रें उन पर आ टिकी। उसने भेजी सिर्फ 5 चिट्ठियाँ थी, पर लिखी पूरी 350 थी। रोज़ दिन में लिखता और रात को उन्हें पढ़ता था। कुछ कहो तो कहता था, बस इसके लिए कुछ मत बोल, बाकी तो जान मांग ले। नरेन जी ने खोए हुए अंदाज में कहा। मीना जी के पापा ने रिश्ते के लिए सिर्फ इसीलिए मना कर दिया था क्योंकि वो उनकी बहन के ससुराल से थे। उन्हें भी जीजा जी बहुत पसंद तो थे, पर वो समाज से डरते थे। उस जमाने में लड़कियां खुलेआम न तो अपने प्यार का इजहार करती थी और ना ही अपने पिता के आदेश को नकारती थी। उन्होंने मीना जी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। अनामिका जी ने कहा तो नरेन जी बोले, पर हमारा केशव भी कम नहीं था। अपने प्यार के लिए जिद संजू को उसी से मिली है। जिस दिन भाभी की शादी थी, वहाँ एक बारात वो भी लेकर पहुँच गया। फिर वहाँ हुई एक चुगलबंदी, चाचा जी, जीजा जी और उस दूल्हे के बीच, ठीक वैसे ही जैसे संजू ने की थी रत्ना के घर। अनामिका जी ने बोला तो सबकी नज़रें अपने आप अब नरेन जी पर चली गई, क्योंकि कब से यही हो रहा था। एक लाइन वो बोलते तो दूसरी नरेन जी, और विशाल जी थे कि उन्हें देखकर जल भुन रहे थे। और जैसा कि सबने सोचा था, इस बार नरेन जी बोले, जिसमें जीत केशव की हुई, हमेशा की तरह उसके प्यार के आगे सबने घुटने टेक दिए। खुद समाज वालों ने कहा कि उन्हें ऐसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा, और यही तरीका संजू ने अपनाया। अनामिका जी ने कहा तो इतनी देर से चुप बैठी श्रद्धा अब बोल ही पड़ी, पर इस बात की क्या गारंटी थी कि अंकल मान ही जाएंगे? इस बार किसी ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि ये सवाल सभी के मन में था। इसकी 2 वजह थी। अब की बार संजू ने कहा, पहली ये कि एक आजमाया हुआ तरीका था जिसके साक्षी खुद नरेन अंकल थे, और दूसरी, इससे नरेन अंकल भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। सबकी नज़रों में सवाल देख संजू ने आगे कहा। नरेन जी के साथ साथ सबके चेहरों पर मुस्कान थी और सबने एक साथ तालियां बजा दी। श्रद्धा, युवराज, शिप्रा, अर्जुन जाकर संजू के गले लग गए और रत्ना उन्हें देखकर प्यार से मुस्कुरा रही थी। कुछ ही देर में वहाँ पंडित जी भी आ गए और सबकी कुंडलियां देखने लगे। सभी के चेहरों पर टेंशन साफ देखी जा सकती थी। तीनों कपल एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऐसे बैठे थे जैसे पंडित जी अभी बोल देंगे, ये शादी नहीं हो सकती, इनकी कुंडली में दोष है। अर्जुन और शुभ्रांशी की शादी के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त अगले महीने की 15 तारीख को है, पंडित जी ने कहा, और उनकी जान में जान आई
और बाकी सब खुशी से उनके गले लग गए। श्रद्धा और युवराज के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त उसके अगले दिन यानी कि 16 तारीख को है। पंडित जी ने उन्हें देखते हुए कहा तो उन दोनों ने भी चैन की सांस ली। अब बारी संजू और रत्ना की थी, तो संजू ने रत्ना का हाथ कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही पंडित जी बोले अगले साल, संजू की तो मानो सांसें ही रुक गई। वो तपाक से बोला, मुझे ये मंजूर नहीं। सब उसे हैरानी से देखने लगे और वो खा जाने वाली नज़रों से पंडित जी को घूरने लगा। तो पंडित जी ठूक गटकते हुए बोले, मेरा मतलब है अगले महीने की 16 तारीख। संजू ने जल्दी से आगे बढ़कर पंडित जी से कहा, थोड़ा और पहले हो सकता है। उसकी इस हरकत पर सबको हंसी आ गई और रत्ना ने शर्माकर अपना चेहरा पास खड़ी नेहा के पीछे छुपा लिया। आदत डाल लीजिए देवरानी जी, वो क्या है ना, हमारे देवर जी ज़रा से बेशर्म हैं। नेहा ने उसे धीरे से कहा तो वो झट से उसके गले लग गई। सभी बहुत खुश थे। तीनों की शादी साथ साथ जो थी। सगाई के लिए पंडित जी ने 2 दिन बाद का मुहूर्त अच्छा बताया था। नरेंद्र जी विशाल जी के गले लगे तो वो बनावटी मुस्कुरा दिए। मीना जी ने भी अनामिका जी को गले लगा लिया। मेरी नाराज़गी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। पहले तू ये बता, मेरी शादी में तो क्यों नहीं आई? अनामिका जी ने मुंह बनाते हुए कहा तो मीना जी ने अपने सर पर हाथ रख लिया। मतलब तू अब भी इस बात को दिल से लगाए बैठी है? हाँ तो तेरी शादी के वक्त पूरे 10 दिन में तेरे साथ थी और तूने क्या किया? मेरी शादी में आई भी नहीं। अनामिका जी ने रोते हुए कहा। संजू, युवराज और अर्जुन ने एक दूसरे को इशारा किया और अपने अपने कपल का हाथ पकड़ उन्हें वहाँ से ले गए। विशाल जी और नरेंद्र जी उन्हें वैसे ही छोड़ बाहर निकल गए। नेहा बहुत ध्यान से अनामिका जी और मीना जी को देख रही थी कि तभी अनंत ने उसे अपने गोद में उठाया और वहाँ से ले गया। मैं प्रेग्नेंट थी अनु, डॉक्टर ने मना किया था ट्रैवलिंग के लिए, कैसे आती तू बता? मीना जी ने उन्हें समझाना चाहा। वो समझ भी रही थी, फिर भी बोली, वो सब मुझे नहीं पता, बस तुझे आना चाहिए था। एक थप्पड़ पड़ेगी अब, कब से प्यार से समझा रही हूँ। मीना जी ने लगभग अपना हाथ उठाते हुए कहा तो अनामिका जी उनके गले लग गई और बोली, मैंने तुझे बहुत मिस किया मीना। मेरी शादी के वक्त कोई भी नहीं था मेरे साथ और उसके बाद हम कभी मिल ही नहीं पाए। जब मैं गांव जाती तब तू नहीं आती और जब तू आती मैं वहाँ नहीं होती। शुरू में तो तेरी चिट्ठी भी आती पर फिर वो भी बंद हो गई। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली गई तो वक्त ही नहीं मिला। और कुछ सालों बाद जब माँ बाबा चल बसे, भाई भाभी भी इसी शहर में बस गए तो गांव में जाना ही बंद हो गया। पर फिर भी मेरी यादों और बातों में तू हमेशा थी अनु। अनामिका जी के बालों को सहलाते हुए मीना जी ने कहा। हाँ तो दोस्तों, कैसा रहा आज का पार्ट बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं अब तीरों की सगाई में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।